हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी। आज हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के सेशन में देखने वाले हैं अबाउट साइक्लोन्स, अबाउट लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ऑयल स्पिल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लोन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साइक्लोन्स जो आ चुके हैं रिसेंटली। साइक्लोन ताउकेतु इन 2021, साइक्लोन फेनी जिसमें ओडिशा वाले एरिया को हिट किया था इन 2019। उससे कितने ज्यादा लॉसेस हुए हैं, 1.81 बिलियन डॉलर्स जितना लॉस हुआ है इंडिया को। साइक्लोन अम्फान 2020 में वेस्ट बंगाल वाले एरिया को मेजरली हिट किया था। दैट अमाउंटेड फॉर लॉस ऑफ 13 बिलियन डॉलर्स इन डैमेज। एंड देन साइक्लोन अम्फान, एंड इन साइक्लोन से ना कि सिर्फ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है, ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है, इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी वेक्टर बॉर्न डिजीजेस का आउटब्रेक होने का भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन को कैसे इम्पैक्ट किया कॉलेरा ने, जो कि साइक्लोन अम्फान के बाद जो वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाला एरिया है वहां पे उसने इम्पैक्ट किया डायरेक्टली। अगर डेटा की बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को कंपेयर करते हैं तो साइक्लोन स्टॉर्म्स जो है उनकी इंटेंसिटी और उनका नंबर दोनों ही डिक्रीज हुआ है बे ऑफ बंगाल में 8% से। अगर कंपेयर करते हैं हम इसको 2001 से 2019 और 1982 से 2000, इस पूरे टाइम पीरियड के बीच में कंपेयर करते हैं तो 8% डिक्रीज देखा गया है सीधा सीधा बे ऑफ बंगाल के रीजन में। फिर साइक्लोन्स जो अरेबियन सी से अराइज कर रहे हैं उसमें 52% इंक्रीज देखा गया है इन नंबर्स। अगर हम इसको कंपेयर करें तो लेस फ्रीक्वेंट होते हैं, लेस डेंजरस होते हैं व्हेन वी कंपेयर इट टू द बे ऑफ बंगाल रीजन, द साइक्लोन्स अराइजिंग फ्रॉम देयर। बट 52% इंक्रीज हुआ है इन दी नंबर्स। साइक्लोन की अगर बात करते हैं ज्योग्राफी में हम देख भी चुके हैं, एक रैपिड इनवर्ड सर्कुलेशन होता है एयर का, लो प्रेशर एरिया में ये क्रिएट होते हैं। नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर में अगर कंपेयर करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो साइक्लोन्स है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसका ही वाइस वर्सा हो जाएगा फॉर एंटी साइक्लोन्स, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे एंड एंटी साइक्लोन्स इन दी साउदर्न हेमिस्फेयर will move in the anti-clockwise direction। अब ये डिफरेंस क्यों आता है इनकी डायरेक्शन में, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर में, ये कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से आता है जो कि साइक्लोनिक पैटर्न को फॉर्म करता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जो कि रिस्पॉन्स में प्रमोट करने में इंटरनेशनल कोऑपरेशन में तीन सेक्टर्स में, मेट्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और हाइड्रोलॉजी, इन सब में कैसे हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट कर पाए, रिस्पॉन्सिबली हैंडल कर पाए इन सारे डिजास्टर्स को। इसके बाद पार्टनरशिप कैसे होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी चाहिए, जो भी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स हैं, एग्रीमेंट्स है, जैसे IPCC रिपोर्ट है, क्या वो हमें हाईलाइट करता है उन चीजों को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या फिर GFCS है, जैसे ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज है। ये सब जो पार्टनरशिप है इनको कैसे, एग्रीमेंट्स हैं, इन सबको कैसे हम और भी ज्यादा हर कंट्री में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इंडिया की नेशनल लेवल पे बात करते हैं तो NDMA होता है, स्टेट लेवल पे बात करते हैं तो SDMA होता है, दैट स्टैंड्स फॉर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2005 एक्ट जो आई थी हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसके अंडर है। ऑलरेडी हम इसके बारे में देख भी चुके हैं। PM जो है वो चेयरमैन होते हैं, 9 अदर मेंबर होते हैं, 9 मेंबर में से एक वाइस चेयरमैन भी होते हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्लान बनाता है, पॉलिसीज बनाता है, देन गाइडलाइंस देता है कि कैसे टेक्निकल, फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो है वो दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मेक श्योर करते हैं कि जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो इन कोलाबोरेशन हो रहे हैं विद द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल एजेंसीज एंड ढंग से वो इम्प्लीमेंट हो पा रहे हैं। अब इसी के अंदर पहले आता है, ये प्रोजेक्ट आता है, इससे पहले हम देख सकते हैं NDMA के अंदर बनाई गई है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी, दैट इज NEC। कोऑर्डिनेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ये बॉडी बनाई गई है। इसके अलावा NIDM भी है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हो रहा है एंड जो कैपेसिटी डेवलपमेंट हो रहा है उसके जो ब्रॉड पॉलिसीज है, गाइडलाइंस है NDMA के थ्रू, वो इम्प्लीमेंट की जा रही है कि नहीं की जा रही है, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। NEC की बात करते हैं तो यूनियन होम सेक्रेटरी जो है वो इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है एंड NDMA जो गाइडलाइंस दे रहा है उसी के थ्रू ये वर्क करती है। NDRF, दैट इज नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स,
ये भी एनडीएमए के अंदर ही है। बेसिकली फंक्शनल एफिशिएंसी बनी रहे, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर की कैपेसिटी बिल्डिंग हो पाए एंड स्टोरेज हो पाए, जो स्पेशल इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे उनको ढंग से रखा जा सके, इसके लिए एनडीआरएफ होता है। इसके बाद बात करते हैं एनसीआरएमपी, जो कि एक प्रोजेक्ट है, दैट इज नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। ये वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है इस प्रोजेक्ट को। इसमें तीन चीजें हो रही हैं जो बहुत मेजर है, दैट इज ईडब्ल्यूडीएस, दैट स्टैंड्स फॉर अर्ली वार्निंग डिससेमिनेशन सिस्टम, जो कि किया जा रहा है गोवा, कर्नाटका, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल के रीजन में। यहाँ पे अलर्ट साइरेंस को लाया जा रहा है, सैटेलाइट रेडियो का इंटीग्रेशन किया जा रहा है, मास मैसेजिंग क्राइसिस के टाइम पे की जा सके उसके स्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है। साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जिसमें केबलिंग जो है इलेक्ट्रिकल वायर्स की अंडरग्राउंड उसको किया जा रहा है। मल्टीपर्पज शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पे लोगों को लेके जाया जाता है जब कोई भी क्राइसिस हिट या फिर साइक्लोन हिट एरिया होता है वहां पे। ब्रिजेस, रोड, सेलाइन एम्बैंकमेंट्स को बनाया जा रहा है ताकि मिटिगेशन हो पाए। तो ये सब पार्ट है ऑफ द साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा ट्रेनिंग की जा रही है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, और लोकल बॉडीज जो हैं, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है, उनको क्राइसिस के टाइम पे कैसे एक्ट करना है उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग की जा रही है। तो ये की हाइलाइट्स थे अबाउट नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, जो कि सपोर्ट किया जाता है बाय द वर्ल्ड बैंक। इसके बाद आता है ICZM प्रोजेक्ट। ये भी वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है। इट स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। इस इनिशिएटिव के अंडर सीकॉम, दैट इज सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, को इस्टेब्लिश किया गया। इसके इस सोसाइटी के बेसिकली चार कंपोनेंट है, जिसमें आता है नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम, और ICZM जो है वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में एंड गुजरात में जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वो इसके चार कंपोनेंट हो जाते हैं जिसको ये ओवरसी करता है। इस इनिशिएटिव के अंदर बेसिकली कोस्टल एरियाज में कैसे सस्टेनेबल एनवायरमेंट प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर सकते हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, वल्नरेबल जोन्स की मैपिंग की जा रही है, कंजर्वेशन को प्रमोट किया जा रहा है जिसमें लोकल्स की ट्रेनिंग भी हो रही है, एंड वही लाइवलीहुड स्ट्रैटेजीज दी जा रही हैं जो कि सस्टेनेबल हो पाएंगी क्राइसिस के टाइम पे फॉर द लोकल कम्युनिटीज। तो नेशनल कंपोनेंट आल्सो इंक्लूड्स, तो जो नेशनल कोस्टल मैनेजमेंट प्रोग्राम है इसके अंदर ही डिमार्केशन भी हम कर रहे हैं हजार्ड लाइन का। जो भी हमारी पूरी कोस्ट लाइन है मेनलैंड की, उस पूरी कोस्ट लाइन का डिमार्केशन और मैपिंग हम कर रहे हैं। इसके अलावा NCSCM, दैट स्टैंड्स फॉर नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, इसको इस्टेब्लिश किया हमने विद इन द कैंपस ऑफ अन्ना यूनिवर्सिटी जो कि चेन्नई में है। तो बेसिकली रीजनल सेंटर्स की तरह ये काम करेगा हमारी कोस्टल कम्युनिटी के लिए। नेक्स्ट, लैंडस्लाइड और एवलांचेस। इसके ज्योग्राफी के टर्म्स में हम नहीं जा रहे हैं, बट इन्वायरमेंटल सेक्टर में क्या क्या इनिशिएटिव इसके लिए लिए गए हैं, क्या प्रोन एरिया है वो हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे चार एग्जाम्पल दिए हुए हैं डिजास्टर्स लैंडस्लाइड्स के। 1948 में गुवाहाटी लैंडस्लाइड आया था इन असम रीजन, 1938 में दार्जिलिंग लैंडस्लाइड इन द वेस्ट बंगाल रीजन, इन 2000 मुंबई लैंडस्लाइड इन द महाराष्ट्र रीजन, केदारनाथ लैंडस्लाइड इन द उत्तराखंड रीजन इन 2013। तो ये मेजर चार एग्जाम्पल हो गए ऑफ लैंडस्लाइड्स जिनका काफी ज्यादा ह्यूमन कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इंडिया ने पे किया है। इसके बाद पूरे इंडिया की बात करें तो नेशनल लैंडस्लाइड सस्पेक्टेबिलिटी मैपिंग हो रही है, जिसमें पाया गया कि जो ग्रेटर हिमालयस, नॉर्दर्न हिमालयस वाला रीजन है, वहां पे 1.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है इट इज प्रोन फॉर लैंडस्लाइड। अगर सिक्किम की बात करें तो पूरा ही जो एरिया है वो प्रोन है फॉर द लैंडस्लाइड्स। अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे सब मिला के नॉर्थ ईस्ट में 1.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है द एरिया इज लैंडस्लाइड प्रोन एरिया। अगर वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द एरिया इज प्रोन टू द लैंडस्लाइड। तो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, in the northeastern part of India and the western Ghat part। तो यहाँ पे टोटल अगर बात करें 4.2 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है इट इज लैंडस्लाइड प्रोन एरिया इन इंडिया। प्रोजेक्ट्स की अगर बात करते हैं तो लैंड स्लिप प्रोजेक्ट है,
दैट इज इन कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन किस किस का है? 3 एंटिटीज का कोलैबोरेशन है। सबसे पहले GSI, दैट इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर ही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसका कोलैबोरेशन है विद द BGS, दैट इज ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे, एंड द NERC, दैट इज नेशनल एनवायरमेंटल रिसर्च काउंसिल, दैट इज UK फंडेड। इन 3 के बीच में, दैट इज GSI, BGS एंड NERC के बीच में ये कोलैबोरेटेड प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम अर्ली लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम बना रहे हैं, जो कि बेसिस पे है रेनफॉल थ्रेशोल्ड्स के। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कितनी ज्यादा रेनफॉल आ रही है, उसकी वजह से वो एरिया कितना प्रोन होगा लैंडस्लाइड के। इस एक्सपेरिमेंट को रीजनल बेसिस पे किया जा रहा है, उसी के बेसिस पे अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पे बनाया जा रहा है। प्रोटोटाइप मॉडल बनाया गया 2020 में ऑन द बेसिस ऑफ टेरेन स्पेसिफिक रेनफॉल थ्रेशोल्ड, जो हमने भी देखा दार्जिलिंग के डिस्ट्रिक्ट्स में, वेस्ट बंगाल में, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट्स में, यदि तमिलनाडु। तो दार्जिलिंग एंड नीलगिरी में इसको भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इसके बाद लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो इसमें नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है इसरो के द्वारा, उसके थ्रू इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसमें डैमेज असेसमेंट कितना हुआ है स्पेसिफिक लोकेशन का, उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। एंड लैंडस्लाइड प्रोन रीजन पूरे इंडिया में कितना है, जिसमें हमने देखा भी 4.2 किलोमीटर स्क्वायर हमारा एरिया प्रोन है लैंडस्लाइड के। लैंडस्लाइड नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, जो कि 2019 में आई थी। यहाँ पे बेसिकली स्टेबलाइज और मिटिगेट कैसे किया जाएगा लैंडस्लाइड को, वही ट्रेनिंग होनी चाहिए, रेगुलेशन पॉलिसीज होनी चाहिए, मॉनिटरिंग, हजार्ड मैपिंग जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाए जा रहे हैं, एंड जो लोकल्स हैं उनके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। जैसे कि NDMA का एक कैंपेन भी है जिसका नाम है घर फिर बन जाएगा, जिसमें कि वो प्रमोट कर रहे हैं कि लोग जो हैं साइक्लोन हिट या फिर लैंडस्लाइड साइक्लोन हिट एरिया में मल्टीपर्पज शेल्टर जो बनाए गए हैं वहां पे शिफ्ट हो जाएं, ताकि ह्यूमन कॉस्ट को एटलीस्ट हम कम कर पाए। NDMA हम देख चुके हैं, NDMA के अंदर ही एवलांचेस और लैंडस्लाइड दोनों की गाइडलाइंस दी जाती हैं, दैट इज नेशनल गाइडलाइंस ऑन लैंडस्लाइड्स एंड स्नो एवलांचेस। NDMA देता है, इन गाइडलाइंस को ही फॉलो की जाती है बाय द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस दैट आर सेट अप एंड द कमिटीज दैट आर बीइंग सेट अप इन अंडर द NDMA। हजार्ड मैपिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स यहाँ पे लिए जाते हैं। फाइनेंशियली मैकेनिज्म कैसे कैरी आउट किया जाना चाहिए उस टाइम पे, और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन कैसे होना चाहिए, इन सब के ऊपर गाइडलाइंस दी गई है बाय द NDMA। So thank you so much everyone, and we will continue in the next session.